पटना के बांकीपुर विधानसभा की सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। अब इस पर पीके यानी प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है और मतदान के दौरान उनके समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में लगातार तनातनी रही। कई बार प्रशांत किशोर भी पुलिस से सवाल करते नजर आए। ऐसे करके कायदा होता है, चारों तरफ से घेर के आप हमको बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप कायदे से बात कर रहे हैं। पर हम नहीं किए हुए हैं। आप दो आदमी को गायब किए हुए हैं। बोल रहे हैं ये मतलब आप लोग पुलिस राज बना दिए हैं क्या? सर पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे? वो अपने सीनियर को बताएंगे। सर ये चीज आप वहाँ बताइएगा, मेरे यहाँ बताइएगा, हमको मत बताइएगा। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो सर हमको नहीं बताइएगा, मैंने नहीं लिया है। बिहार की जनता देखे कि जब हम लोग के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स हमको क्यों दिखा रहे हैं सर? क्या कर देंगे सर? क्या कर लेंगे? पट्टी उतार के छोड़ देंगे सर। अरे आप छोड़ दीजिएगा तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं? बांकीपुर सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर भी दम दिखा रहे हैं और इस बीच मतदान के दौरान इलाके में कई जगह तनाव देखने को मिला है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये तो बिहार की हम बात कर रहे थे, लेकिन उधर मध्य प्रदेश दतिया उपचुनाव में भी वोटिंग हुई है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं कहां कितना मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार की भी बात करेंगे तो बांकीपुर बिहार में 34.30% मतदान हुआ, वोट कास्ट हुआ। कुल 26 उम्मीदवार मैदान में है। 1990 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा है, हारी नहीं। उसके बाद प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो राज्यसभा चले गए। राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई। अब प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है? बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा है, जन स्वराज पार्टी की तरफ से उनके फाउंडर खुद पीके यानी प्रशांत किशोर हैं और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता हैं चुनावी मैदान में। लेकिन उधर मध्य प्रदेश दतिया की अब बात कर लेते हैं तो करीब यहां पर बंपर वोटिंग हुई है। 71.44% मतदान हुआ है दतिया में। यह मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट रही है। 2023 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उन्हें। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद खाली हुई थी यह सीट। प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है तो बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी हैं, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह हैं। चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आइए सुनते हैं अब बांकीपुर और दतिया को लेकर किसके क्या क्या अपने अपने दावे। प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। अगर जनता पर लाठी चलाइएगा, जनता को अरेस्ट कीजिएगा, उनको इंटिमिडेट कीजिएगा तो अल्टीमेटली और आपके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। कोई चुनौती नहीं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा के आम चुनाव में भी बहुत तीर मार रहे थे। इस बार भी कोई उनकी संभावना और उम्मीद नहीं है। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है जो हवाबाजी में विश्वास रखते हैं। इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी भारी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो आप देखिएगा कि बांकीपुर से पूरे मुल्क में, पूरे देश में ये संदेश जाएगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की जो सीट जो है वहाँ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता और ये ऐसा कहना कि नहीं कोई चुनौती ही नहीं है और हम लोग एकदम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, ये गलत है। लेकिन हाँ, बांकीपुर विधानसभा में जो जीत है वो 100% एनडीए की होने वाली है। कह सकते हैं पॉजिटिव फाइट नहीं होगा, एक अच्छी लड़ाई नहीं होगी, लोकतंत्र के अधिकार के लिए विकास की बात नहीं होगी, तब तक कैसे होगा। पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सब एकदम बढ़िया, मतलब कमल खिलेगा। जी हाँ जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीते ये सोच था, कमल का बटन दबाया है। कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है, ये हताशा और निराशा का परिचय होता है। मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है। माँ की कृपा से 25,000 वोट से आदरणीय घनश्याम सिंह जी और हाथ का पंजा जीतेगा।
भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाएगी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता का आशीर्वाद दोनों का जो समावेश हुआ है, ये अद्भुत अकल्पनीय मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत है। और अब एक बिहार की राजनीति से दिलचस्प खबर। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, वो नीतीश कुमार के साथ भी मंत्री थे और अब भी सम्राट चौधरी के साथ भी हैं, लेकिन वो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से सवाल पूछ लिया है। चलिए जरा विस्तार से आपको बता देते हैं कि दीपक प्रकाश कौन है और मामला ये पूरा क्या है, समझते हैं। देखिए, दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, लेकिन वो ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। नियम कहता है कि मंत्री जी को 6 महीने के भीतर विधायक होना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको लेकर बिहार सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार को यह बताना होगा कि यह कैसे हुआ। बिना विधायक बने कोई 6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने पहले भी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब दीपक प्रकाश बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया। दीपक प्रकाश नीतीश कुमार के साथ 4 महीने और 26 दिनों तक मंत्री रहे। नीतीश का जब इस्तीफा हुआ तो उनका कार्यकाल अपने आप खत्म हुआ। इसके बाद अगले 22 दिनों तक उन्होंने कोई भी मंत्री पद नहीं संभाला। अब 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी की नई सरकार में वो फिर से मंत्री बना दिए गए। संविधान में लगातार 6 महीने बगैर विधायक मंत्री बने रहने की बात है। याचिकाकर्ता की दलील है कि दीपक 6 महीने से ज्यादा वक्त से मंत्री हैं। वहीं दीपक पहला कार्यकाल 6 महीने से पहले ही खत्म हो गया था उनका। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को करेगा। लेकिन सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब सुनवाते हैं दीपक प्रकाश को लेकर उनकी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है और विपक्ष क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो विषय विचाराधीन होता है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि वैसे विषयों पर कोर्ट के बाहर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय का जैसा निर्देश होगा उसका अक्षरतः पालन होगा। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत माननीय मंत्री की नियुक्ति हुई थी कैबिनेट के मंत्री की तरह। अब इस अनुच्छेद का क्या इम्प्लीकेशन है, ये माननीय उच्च न्यायालय जिस तरह की भी व्याख्या करता है, जिस तरह का भी आदेश देता है, बिहार की सरकार उस आदेश का अक्षरतः पालन करे। दीपक प्रकाश किस हैसियत से बिहार सरकार के मंत्री के पद पर बने हैं? संविधान की अवमानना, संविधान की अवहेलना बाबत भी मंत्री के पत्र कैसे बना हुआ है? दुर्भाग्य है इस देश का कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद भी सरकार चुप है। अगर दूसरी होती सरकार तो तांडव चलता कई प्लेटफार्मों पर, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कोई बोल रहा है भाई। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और आज भी की। लज्जा से मरनी चाहिए। ये बात होगी बिहार की और वहां की पॉलिटिकल खबर की। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं कहां? मध्य प्रदेश के धार में, क्योंकि भोजशाला विवाद की खबर आपके सामने रखेंगे। इस परिसर को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद पुराना है। कोर्ट के आदेश के बाद यहां हिंदू मंगलवार को वाग्देवी की पूजा करते हैं। मुस्लिमों की मांग थी कि उन्हें भी शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत मिले, जैसा कि पहले हुआ करता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर मुसलमानों को नमाज की इजाजत दे दी है। ये जमीन जो आप देख रहे हैं, देखिए इसे, ये वही जमीन है जो विवादित परिसर से सटी है और जहां नमाज अदा की जाएगी। अब समझिए विस्तार से कि ये पूरा मामला क्या है। तो धार के बहुचर्चित भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को जगह देने के निर्देश जारी किए। दरगाह की भूमि के रूप में चिन्हित ये जगह भोजशाला के बिल्कुल बगल में सटी हुई जमीन है। कोर्ट ने कहा शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 तक नमाज की अनुमति दी जा सकती है। यहां पर कोर्ट के अनुसार विवादित परिसर से सटी ये जगह नमाज के लिए उपयुक्त है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष किसी वैकल्पिक स्थान का चयन भी कर सकते हैं। मुस्लिमों ने मांग की थी कि जो भी जमीन मिले वहां से मस्जिद साफ दिखाई दे। इस मांग के बाद कोर्ट ने गूगल मैप के जरिए परिसर की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। तब जाकर कोर्ट ने दरगाह भूमि को सबसे व्यवहारिक समाधान माना।
सुनवाई के दौरान एमपी सरकार ने अधिकारों की लड़ाई में ना पड़ने की दलील पेश की और कहा कि उसका मुख्य ध्यान सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने पर है, यानी लॉ एंड ऑर्डर। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है, ये आपको हमने बता दिया। अब सुनवा देंगे कि इस पर कांग्रेस क्या कह रही है, सुनते हैं सबके बयान। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तो हमें कैंपस के सामने जो लगी हुई जगह वो दे दी जाए। जो अभी ऑर्डर, क्योंकि अभी इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, रिटर्न ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो वकीलों ने मुझे अभी बताया कि जो हमने येलो डिमार्केशन करके दिया था, उन्होंने उस जगह को लोकेट करके कहा है कि इस जगह पर कल नमाज पढ़ा दी जाए। ये तो एक टेम्पररी फेस है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक नमाज वहां प्रारंभ की जाएगी जो नमाज रुक गई थी। तो उस लड़ाई को हम लोगों को निकालना था।